हेलो एवरीवन। तो आपने थंबनेल पे सही देखा है कि इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए ये आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और अगर इसको बेटा आपने अंत तक देखा तो अगेन आपको लीनियर इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 3.1 का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बोला गया बेटा कि अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। पढ़ने का तरीका समझना, ठीक है। एक बार समझ जाओगे तो फिर कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा बना लोगे। अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अफ्ताब अपने डॉटर से ये बोलता है, कहता है कि 7 ईयर्स एगो, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं 7 गुने साल का था जितने साल की तुम थी, यानी कि तुम्हारे उम्र का मैं 7 गुना था। कब? 7 साल पहले। अब मेरी एक बात बताओ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई दो लोग हैं, ध्यान देना, पहले इसको समझो। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ये अभी की बात करें, ये 3 साल का है कोई, और ये इसका 4 गुना यानी कि ये 12 साल का है। तो ये बताओ बेटा अगले साल भी क्या ये 4 टाइम्स ही होगा? ये 4 टाइम्स अभी की बात कर रहे हैं हम। तो क्या अगले साल, यानी कि अगले साल जब ये 13 साल के हो जाएंगे और ये 4 साल के हो जाएंगे, तो क्या अभी भी ये 4 टाइम्स है? नहीं। तो इसमें एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में समझना। उसमें बोला गया है, समझना बेटा, ध्यान से समझना। उसमें बोला गया है कि अफ्ताब है, हिंदी वाले जो मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसे आराम से कर सकते हैं। अफ्ताब जो है अपने डॉटर से बोलता है कि 7 साल पहले। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक काम ये कर लेना कि इनके प्रेजेंट एज को ही पुट करना। अब एक अफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, तो हम ये मान लेते हैं कि अफ्ताब लेट द प्रेजेंट एज। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ 10th के हिसाब से, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक में किया जाएगा, और ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब इज एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज वाई। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो अफ्ताब अपने ये डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले, एक बात बताओ बेटा, अगर इस समय ये एक्स ईयर्स का है और उसकी पुत्री वाई ईयर्स की है, ये जो है एक्स ईयर्स का है और वाई ये उसकी डॉटर वाई ईयर्स की है, तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स बिफोर, 7 ईयर्स बिफोर, ये बताओ 7 साल पहले दोनों 7 साल कम के होंगे, है ना। तो 7 साल पहले अफ्ताब अगर x - 7 ईयर्स का होगा तो उसकी बेटी y - 7 ईयर्स की होगी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो समझना था इसमें। ये तो अभी बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने ये मान लिया कि प्रेजेंट एज कितना है बेटा अफ्ताब का? x ईयर्स, और उसकी डॉटर का कितना है? y ईयर्स। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 7 ईयर्स एगो, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स, 7 साल पहले जब भी बात होगी तो ये जितने साल का उसमें 7 कम हो जाएगा, और 7 जितने ईयर्स के उसकी बेटी है वो भी 7 कम हो जाएगा। तो आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स, ये जो है अपनी बेटी का 7 गुना है। क्या ये अभी इनका इक्वल एज है आपस में? नहीं। किनका एज ज़्यादा है बेटा? तो अफ्ताब का एज ज़्यादा है। किससे? उसकी डॉटर से। तो ये जो एज है इसकी 7 गुने के बराबर है। तो ये बताओ अगर उसकी डॉटर का एज में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों एज इक्वल हो जाएगा कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? यही तो समझना था इसमें। देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन में आप जितना बेहतर तरीके से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना बेहतर बनाओगे, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। बाकी मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगा, उसमें टेंशन ना लो, लेकिन 10th में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, और 10th के बाद आपके दिमाग को डेवलप कैसे करना है वो चीज़ तो अलग है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एज एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर इज वाई ईयर्स। अफ्ताब की उम्र मान लेते हैं एक्स वर्ष है और उसकी डॉटर की वाई वर्ष है। तो 7 साल पहले, क्वेश्चन में बोला गया है 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले अफ्ताब x - 7 ईयर्स का होगा और उसकी डॉटर y - 7 ईयर्स की होगी। लेकिन अफ्ताब बड़ा है, अफ्ताब कितना गुना है? उसकी पुत्री के एज के 7 गुने के बराबर है। तो अगर पुत्री के एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसके दोनों के एज आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर होगी ये बात बोलिए। तो यहाँ से एक बेटा लीनियर इक्वेशन बनेगा, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, x - 7y इज इक्वल टू -49 है बेटा यहाँ पे, और ये -7 जब इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, और 7 इसमें से माइनस हो जाएगा तो -42, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गया। समझ पा रहे हो? अच्छा लग रहा है? तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमको मिल गया, x - 7y इक्वल टू -42। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लिखते रहना बेटा कॉपी ओपी पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बगल में दिख ही रहा है, यानी कि एक इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है और वो इक्वेशन है
एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू 42। अब अगला देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये बोला गया है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। एक बात बताओ, प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही हम लोग दूसरा बनाएंगे। ये क्वेश्चन 1 है, आफ्टर 3 years, 3 years एज आफ्टर, हैंस, ठीक है, 3 years आफ्टर। ये बताओ 3 years आफ्टर होगा तो आफ्ताब जो होगा वो x+3 वर्ष का हो जाएगा और उसकी पुत्री जो होगी वो भी x+3 वर्ष की हो जाएगी। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई 3 साल बाद आफ्ताब आज से, जैसे मान लो आज मैं 10 साल का हूँ तो 3 साल बाद 13 साल का हो जाऊँगा। अगर मेरा बेटा इस समय आज 5 साल का है तो वो कितने साल का हो जाएगा 3 साल बाद? 8 साल का हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये? तो अब जिसमें बोला गया है कि देयर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई विल बी 3 times, मैं 3 गुने हो जाऊंगा अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना। ये बताओ इक्वल नहीं है, लेकिन अगर बेटी की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत होता है कि किस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एक बात बताओ बेटा, x+3 y+3 इक्वल तो है नहीं, ये ज़्यादा, ये 3 गुना है किसका? अपनी डॉटर का। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होंगे। ये बात को आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। ये हो जाएगा x+3, ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 3y + 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा तो 6। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गया? तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सिर्फ रिप्रेजेंट करना था और इतना ही बोला गया क्वेश्चन में। ये बोला गया क्वेश्चन में कि इनको आप रिप्रेजेंट करिए अलजेब्रिक में। ये रिप्रेजेंट हो चुका है, इसमें बोला गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे बेटा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, यानी कि अलजेब्रा यानी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हम लोगों ने कर लिया है। x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 7y इक्वल टू 42। यहीं पर मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। ये इक्वेशन नंबर 1। एक बात बताओ, क्या हम लोग इसके पहले जो वीडियो में पढ़े हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितनी बार बताएं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, अगर हम लोग फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब इसमें से इसको बेटा माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि -7y और प्लस 3y माइनस 4y बचेगा। इसको माइनस किया जाएगा तो माइनस का 48 माइनस हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा 48। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1 और 2, यानी कि जो उसकी डॉटर है वो कितने साल की होगी प्रेजेंट में? 12 साल की होगी। क्लियर होगी बात? उसकी जो डॉटर है वो कितने साल की होगी? 12 साल की होगी। और अगर x की वैल्यू 12 यहाँ पे रख दिया जाए तो ये y की वैल्यू 12 सेकेंड या फर्स्ट कहीं भी रखा जाएगा तो x आ जाएगा। तो y जो डॉटर की थी और x जो था वो आफ्ताब का था, तो यहाँ से हम लोग खूब आराम से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हमने एक और वीडियो बना रखा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस वीडियो को देखो और सेम ऐसा ही वहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है और वहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? तो वहाँ से आप सीख सकते हो। यहाँ हम लोग फोकस करें लैंग्वेज के सवाल को बनाएंगे कैसे। अगर बेटा इसको ग्राफिकली बनाने लगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको हम क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है? देखो, अगर इसको हम डायरेक्ट करें, अब ये मेथड समझना, ये आपके माइंड को एक स्टेप आगे लेके जाएगा, मतलब कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ बोला गया है आफ्ताब के बारे में, समझना बेटा ध्यान से। बोला गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से बोलता है कि मैं 7 साल पहले तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। ये आफ्ताब है, ये उसकी डॉटर है। देखना एक लाइन में आंसर आएगा। 7 years बिफोर, 7 years बिफोर की बात है। आफ्ताब 7 गुना था किसके? डॉटर के। यानी अगर डॉटर 1 साल की होगी तो आफ्ताब 7 साल का होगा। 3 years आफ्टर, आज से 3 साल बाद की बात देखें, यानी ये माइनस में है बेटा तो ये प्लस में है, समझना। आफ्ताब 3 गुना उम्र का होगा अपनी पुत्री से, ये बात बोला गया क्वेश्चन में। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो देखो एक लाइन में आंसर आने वाला है, सिंगल लाइन में। और ये सीखना है हर एक स्टूडेंट को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टीचर्स को भी पढ़ाना चाहिए, बच्चों को माइंड डेवलप करनी है। वैसे ही एनसीईआरटी ने आप लोग का सिलेबस कम कर दिया है, और एनसीईआरटी का सिलेबस कम किया तो कुछ तो इंप्रूव करना चाहिए, कुछ तो नया लाना चाहिए। ये सब लाओगे नहीं तो दिमाग बढ़ेगा कैसे? ध्यान देना इसमें। 7 years एगो जो आफ्ताब है वो 7 गुना था पुत्री का, और 3 साल पहले, 3 साल बाद आफ्ताब 3 गुना हो गया अपनी पुत्री का। अब इनके बीच का गैपिंग देखो बेटा, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं आज से मेरा 7 साल पहले और मेरे आज से 3 साल बाद, तो इनके दोनों के बीच में गैपिंग 10 साल का हुआ कि नहीं?
आफ्ताब का ये 7 साल पहले का है और ये 3 साल बाद का है, प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट से 3 साल बाद, तो आफ्ताब की ये दोनों एज में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 10 ईयर्स का। वही 10 ईयर्स डॉटर में भी होना चाहिए। डॉटर की प्रेजेंट से 7 साल पहले की बात बोली गई है और प्रेजेंट से 3 साल बाद की बोली गई है, तीन दोनों की जो भी एज होगी इसमें 10 साल का अंतर होगा। लेकिन यहाँ से बेटा डिफरेंस अलग है और यहाँ से डिफरेंस अलग है, इनके डिफरेंस को हम लोग इक्वल कर लेंगे। ध्यान देना यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 का है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करते थे। ध्यान देना 3 और 1 का डिफरेंस 2 है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, और 7 और 1 में 6 का डिफरेंस है तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा करते ही हम लोग के पास एक रेशियो बन जाएगा फिर से आफ्ताब और डॉटर का। 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, और हमें इससे अब कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या किया, इनके डिफरेंस को सेम किया। क्यों, ये जरूरी इसलिए था क्योंकि इनके बीच 10 साल का अंतर है और यहाँ भी 10 साल का अंतर है, तो इनका रेशियो में डिफरेंसेस सेम होना चाहिए। अब देखो ये 14 से 18 हुआ है, 2 से 6 हुआ है, कितने का अंतर आ रहा है बेटा, तो 2 साल का अंतर आ रहा है। ध्यान दो 2 रेशियो का अंतर आ रहा है यहाँ पे 4 रेशियो का, यानी कि अगर हम बात करें 14 से 18 4 रेशियो बढ़ा, 2 से 6 4 रेशियो बढ़ा, इनका मतलब यहाँ पे 4 रेशियो का डिफरेंस है। लेकिन बेटा रियल में कितने साल का डिफरेंस है, 7 साल पहले की उम्र और 3 साल बाद की उम्र में 10 साल का पूरा अंतर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 रेशियो है वो 10 ईयर्स के बराबर है। किसके बराबर है, 10 ईयर्स के। मैं ये भी बता दूं कि आपके एनसीईआरटी में जितना भी एजेस के सवाल हैं बेटा इससे बनाओगे बनेगा, चाहे 3.3 का हो, 3.4 का, 3.7 कोई भी हो, जितने भी एज के क्वेश्चन हैं इस पर बनाओ, बनेगा जरूर। नहीं बनेगा तो फिर बोलना कि सर आपने ये कमेंट करके बताना कि ये वाला क्वेश्चन सर नहीं बन पाया है। डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन जितना भी है किसी भी एक्सरसाइज में 3 के अगर एज का सवाल है तो इस पे बनेगा। क्लियर। देखो 4 रेशियो की वैल्यू 10 वर्स है, अगर 4 की वैल्यू 10 वर्स है तो बताओ यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 4 ईयर्स, यानी कि 5/2 ईयर। अब इस रेशियो का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर देंगे तो रियल वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आफ्ताब की अगर हम बात करें 7 ईयर्स बिफोर की, आफ्ताब की बात करें 7 ईयर्स बिफोर तो वो 14 है, 14 रेशियो 5/2 इंटू 14, 2 से डिवाइड हो जाएगा 7, 35 ईयर्स। ये बेटा 35 ईयर्स 7 साल पहले का है, तो आफ्ताब प्रेजेंट में कितने का होगा, आफ्ताब प्रेजेंट में कितने का होगा, 42 ईयर्स का हो जाएगा, क्योंकि 35 में 2 ऐड कर देंगे 42 ईयर्स हो जाएगा। समझ पा रही हैं, ये आफ्ताब का आंसर जाके मिलाना सेम यही होगा। अगर मैं पुत्री का कहता हूँ 7 साल पहले की, तो 2 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू बेटा 5/2 है, तो यहीं से देखो यहाँ से 2 रेशियो की वैल्यू 5/2 इंटू 2 5 ईयर्स की होगी। ये 5 ईयर्स कब का है, ये 5 ईयर्स है बेटा 7 साल पहले का। अगर आज की हम बात करें डॉटर की प्रेजेंट एज तो 5 + 7 7 और 5 12 साल की होगी। ये पुत्री जो है वो 12 साल की है और जो आफ्ताब है वो 42 साल का है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ पा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएं और इस पे बेस्ड देखो बेटा केवल एजेस का ही नहीं है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के भी क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल में है, वो भी इसी पे बनेगा। लेकिन मैं अभी RS अग्रवाल और RD शर्मा नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको NCERT करा रहा हूँ। जब RD शर्मा RS करवाऊंगा तो इसको पढ़ने के बाद अगर उसको पढ़ोगे बेटा तो वो भी ईजी हो जाएगा और उसके भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा बिल्कुल ईजी तरीके से। ठीक है, सेकेंड देख लो क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ ₹300। बेटा देखो यहाँ पे क्या है कि 3 बैट्स खरीद रहा है और 6 बॉल्स खरीद रहा है, तो ये तो नहीं पता कि एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल्स की कीमत कितनी है। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। लेट प्राइस ऑफ बैट इज X एंड प्राइस ऑफ बॉल इज Y रुपीज। आप 10th में जब हैं तो आपको इस तरह से करना है और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी कि कैसे सोचेंगे इसको कि करना क्या है इस सिंगल लाइन में। फिर ये बोला गया कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स। ये बताओ एक बैट का दाम अगर X रुपये है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3X होगा 3 बैट का दाम प्लस 6 बॉल्स। 6 बॉल मतलब एक बॉल का दाम अगर Y रुपये है बेटा तो 6 बॉल का 6Y हो जाएगा। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो समझ लो, अगर एक बैट 10 रुपये का है तो 2 बैट 20 रुपये का होगा,
एक बैट 10 रुपए का है तो 3 बैट 30 रुपए का होगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी 3x का मतलब x का 3 गुना और y का 6 गुना। समझ पा रहे हो। और इसको खरीदने में कितना रुपया खर्च करना पड़ा, 3900। एंड फिर ये बोला गया कि सी बाई एनदर बैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अगर वो एनदर बैट एक और बैट खरीदे, एक बैट एनदर बैट एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स और 3 और बॉल्स यानी कि 3y, तब उसे कितना रुपया लग रहा है बेटा, 1300 रुपये लग रहा है। तो हम लोग इसको तो रिप्रेजेंट कर लिया अलजेब्रिकली, अब इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। तो अगर ज्योमेट्री यानी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बेटा, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हमने बता दिया है कि एक बार x और y से पॉइंट निकालिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत ये होगी कि ये 1300 है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, x की वैल्यू ऐसी लो जो, जैसे इसमें 400 मानेंगे, x की वैल्यू अगर 400 लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, x की वैल्यू 400 लेंगे तो 1300 में से 400 जाएगा तो 900 और 900 में 300 से डिवाइड होगा तो 300, यानी कि 400 300। तो इसको ग्राफ पे हम लोग 100 200 300 400 का पैटर्न बना लेंगे। एक एक जो गैपिंग होगी वो 100 200 300 का कर लोगे, खूब आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्राफ में बनाने में दिक्कत है तो एक बार ग्राफिकल जाके देखो मेरे वीडियो को। अब यहाँ पे ये अलजेब्रिक तो बन गया। अब बात होती है कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कहता है एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ, तो क्या इसको हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या फिर ग्राफिकली किसी से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग को x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है, x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन में x की वैल्यू उठाकर, x की वैल्यू उठाएंगे यहाँ से 1300 माइनस 3y यहाँ पे रख देंगे तो y आ जाएगा। अब एक बात बताओ सोच के, अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, 3x प्लस 9y बराबर 3900। क्लियर। इसमें से इसको माइनस कर दो, 3x में से 3 0, 9y में से 6y जाएगा तो बेटा 3y, और 3y इक्वल टू 0 मतलब y बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बेटा ये वाला बॉल है, बॉल की प्राइस तो 0 है, बॉल तो हम खरीद ही नहीं रहे, बात समझ पा रहे हैं। और अगर y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3900, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1300, यानी कि सिर्फ बैट का ही दाम है और वो कितना है 1300 रुपये। 1300 रुपये में बैट खरीदा जा रहा है और बॉल्स की कोई कीमत नहीं है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन देखे रहोगे तो समझ में आएगा। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में सिखा रहा हूँ कि लैंग्वेज के क्वेश्चन को पढ़ के लिखना कैसे है, समझना कैसे है। लेकिन अब सोचो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते हो और डायरेक्ट करने की अगर कोशिश करते हो तो सोच के देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान देना, बहुत आसान है ये। अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझे तो 3 बैट और 6 बॉल, ये होता बेटा 3 बैट और 6 बॉल कोई व्यक्ति 3900 रुपये में खरीदा है। तो अगर इसका 2 गुना कर दे, ये सारी चीज़ों का 2 गुना कर दे, बैट 3 की जगह 6 कर दे, बॉल 6 की जगह 12 कर ले, तो रुपया भी 2 गुना लगेगा कि नहीं। मतलब इतना ही सामान दोबारा जाए लेने तो उसको उसी रेट पे फिर से 3900 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं, बात समझ पा रहे हो। अगर इतना ही सामान वो दोबारा जाए लेने तो फिर से उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, 3 गुना करेगा इस सामान का तो 3 गुना पैसा करना पड़ेगा। और अगर इसका 1/3 कर दे तो 1/3 पैसा भी हो जाएगा। तो जरा इसमें अगर हम 3 से बंटवारा करके देखें तो 1 बैट और 3 बॉल जब वो खरीद रहा है बेटा तो 1300 रुपये लग रहे हैं। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। आगे ये बोला गया है कि सी बाई अनदर 1 बैट एंड 3 मोर ऑन 1 बैट 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 2 होगा, ठीक है। अब फिर आगे क्या बोला गया है कि सी बाई अनदर बैट, एक और अगर वो बैट खरीदे और 3 बॉल खरीदे तो भी उसे कितना रुपया देना पड़ रहा है बेटा, 1300 रुपये। अब एक बात बताओ, अगर वो बैट और 2 बॉल खरीद रहा है तो भी 1300 रुपये, फिर से बैट और 3 बॉल खरीद रहा है तो भी 1300 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बैट का ही दाम है, बॉल का तो दाम है ही नहीं है, बात समझ पा रहे हो। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे बेटा तो बैट से बैट का प्राइस खत्म, 3 बॉल्स में से 2 बॉल्स माइनस करेंगे तो 1 बॉल्स, 1300 में से 1300 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि बॉल्स की कीमत कितनी हो गई, 0। अगर बॉल्स की कीमत 0 हो गई तो सिर्फ बैट की ही तो कीमत है, और बैट की कीमत कितनी हो जाएगी 1300। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी पे हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज का बनाएंगे, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, या फिर वो आपके हॉस्टल वाले क्वेश्चंस हो या टैक्सी वाले क्वेश्चंस है, सब बनेंगे इस पर। लेकिन बस इसके लॉजिक को समझना जरूरी है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
अगर 3 बैट और 3 बॉल खरीदे हो 1300 रुपये में बेटा, तो बताओ इसका 1/3 कर देंगे तो 1 बैट 2 बॉल 1300 रुपये में होगा। इसका 3 गुना करके देखो, 3 3 3 इतना ही हुआ। फिर से गया और 1 बैट और 3 बॉल खरीद के लाया तो 1300 रुपये ही पड़ा। तो ये बताओ बॉल्स की कीमत तो नहीं ना बढ़ी उसमें, 2 बॉल से 2 ही बॉल, 2 बॉल से 3 बॉल, 2 बॉल से वो 2 बॉल ले आया होता, 2 बॉल से 2 बॉल ही लाता तो 1300 रुपये देना पड़ता। यहाँ पे 3 बॉल्स ले आया फिर भी 1300 रुपये देना पड़ रहा है। इसका मतलब जो बॉल्स एक्स्ट्रा रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है, यानी बॉल्स की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ कीमत कितनी है, बैट की। समझ में आ रहा है? कुछ आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो दोबारा देखना, अच्छे से देखना। फिर से हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं। ये आपका ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं और अलजेब्रा पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। समझना इसको। द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। यानी कि एक बाजार में एक आदमी जाता है और उसे पता चलता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर जब खरीद रहा है तो उसे 160 रुपये देने पड़ रहे हैं, पर कौन कितने का है ये पता नहीं है। तो हम लोग लेट ही कर लेते हैं, और कोई ऑप्शन करेंगे हमारे। लेट प्राइस ऑफ एप्पल इज X रुपीज एंड प्राइस ऑफ ग्रेप्स इज Y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे ही आप 10th के बोर्ड में करेंगे, लेकिन आपके दिमाग को इन्हेंस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप देखिए, समझिए कि और भी कितने तरीक़ों से इसको सोचा जा सकता है। 2 किलोग्राम एप्पल है, 2 किलोग्राम एप्पल है, तो बताओ बेटा एक किलोग्राम एप्पल का दाम X रुपये पर किलोग्राम, Y रुपये पर किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम का दाम X रुपया है तो 2 किलोग्राम का दाम 2X होगा, प्लस 1 किलोग्राम वो अंगूर लाता है तो 1 किलोग्राम अंगूर का दाम Y रुपया है और उसे कुल कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, 160 रुपये। इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं है, जितना इजी तरीके से पढ़ोगे उतना ही अच्छा लगेगा बनाने में। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल। अब बताओ 1 किलोग्राम एप्पल का दाम अगर X रुपया है बेटा, तो 4 किलोग्राम का दाम 4 गुना हो जाएगा, 4X, 4 इंटू X होता है ये। और वो अंगूर कितना ले आया, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम अंगूर है तो 2Y। पैसा कितना देना पड़ा, 300 रुपये। अब इसको चाहे आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से, या आपकी मर्जी। क्रॉस एलिमिनेशन हट चुका है तो उसे करने की जरूरत नहीं है, वो बेकार भी था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रिप्रेजेंट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करना था, कर देंगे, और ग्राफ पे भी करना होगा तो भी कर लोगे। ग्राफिकल भी हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखो 2 किलोग्राम क्या था, एप्पल, 1 किलोग्राम आपका अंगूर, और इसको खरीदा था 160 रुपये में। जब इसका 2 गुना किया, इसका भी 2 गुना किया, तो बेटा इसका भी तो 2 गुना होना चाहिए था। बात समझ में? यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैसे डायरेक्ट निकालें। देखना, ध्यान देना। और 2 किलोग्राम जब वो अंगूर खरीदा, 4 किलोग्राम ये, तो ये बताओ बेटा, ध्यान देना, मेरी बात को समझना थोड़ा सा। अब हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक। अगर हम ये कहें कि भाई साहब ने 2 किलोग्राम एप्पल खरीदा है और 1 किलोग्राम अंगूर ले आया है, ये एप्पल और ये अंगूर, ये ग्रेप्स 160 रुपये में ले आए, क्लियर। तो अगर ये 2 किलोग्राम की जगह 4 किलोग्राम एप्पल ले आता, 2 किलोग्राम ग्रेप्स ले आता, तो 320 रुपये देना पड़ता, उसका 2 गुना पैसा ये देना पड़ता। दिमाग सोच पा रहे हैं इतना आपका? अगर 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम 160 रुपये में, तो इसी का 2 गुना ले आता तो 4 किलोग्राम होता, ये 2 किलोग्राम होता, और पैसा भी 2 गुना लग जाता, 320 रुपया। मैंने इसलिए किया ये क्योंकि अगली लाइन में 4 किलोग्राम वो ले आता है एप्पल अगले मंथ में, और 2 किलोग्राम बेटा वो क्या ले आता है, 2 किलोग्राम वो ले आता है ग्रेप, तो उसे देना रहता है 300 रुपये। अब बताओ क्या यहाँ पे हम लोग इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे कि एप्पल का दाम कितना है और ग्रेप्स का दाम कितना? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ऐसा करते तो उसे 320 रुपये देना पड़ रहा है, और यहाँ पे अगले महीने में गया तो उसको देना पड़ रहा है सेम चीज़ के लिए ये। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा एक्स एंड वाई की, यानी कि एप्पल और ग्रेप्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं निकल के आएगी जिससे आप ये बता पाएँ कि एप्पल का दाम कितना है और ग्रेप्स का दाम कितना है। और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे बेटा तो ये पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, हमने ग्राफिकल में बता रखा है, ऐसे पैरेलल लाइंस आएगी, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। हम नहीं बता पाएंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। क्लियर हो रहा है? कुछ बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 3.2 का फर्स्ट है, ध्यान से समझना, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग बनाते हैं।
क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा, क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही सॉल्व करने में मजा आएगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा और उतना ही समझ में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है ढंग से। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं और किसी मैथमेटिकल क्विज में, मतलब कि कोई पार्ट एक ऐसा हो रहा है, टेस्ट हो रहा है कुछ, उसमें भाग ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और ये भी कहानी बोली गई है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 4 अधिक है। टोटल 10 है ये हैं, उसमें भी जो लड़कों की संख्या तो 10 टोटल है, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज 10th के हिसाब से बेटा ऐसे ही करेंगे x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अगर देखें फटाफट तो बेटा दोनों का सम 10 स्टूडेंट, ठीक है। और ये भी बोला गया सेकेंड वाले में कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन, गर्ल्स ज़्यादा है, यही ओ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियाँ टेस्ट देने में आगे होती भी तो हैं, गर्ल्स ज़्यादा है, इसको हम लोग y प्लस एक्स लिख देते हैं अपने अच्छे के लिए। तो y यानी ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा है किससे, बॉयज से, कितना 4। क्या हम लोग ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत ईजी है। 2y बराबर 10 16, y इक्वल टू 8। अगर y 8 होगा तो x 2 होगा, देखिए इससे, है ना, 8 2 10, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, ये 10 और 4 16 नहीं 14 होगा, तो फिर ये 7 होगा और फिर ये 3 होगा, तो 3 से 7 4 ज़्यादा होगी। क्लियर होगी, इतनी जोड़ कभी कभी गलत हो जाता है हमसे, ये होता रहता है। तो यहाँ पे देखो इसमें कोई दिक्कत था नहीं, इसमें तो हम लोग डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि भाई अगर 10 लोगों हैं और उसमें ऐसा बांटना है कि 1 से 4 अधिक हो, तो एक 3 होगा तो एक 7 होगा तभी 4 होगा, और कोई डिफरेंस है नहीं। ये तो बेसिक सा सवाल था, बहुत लॉजिकल नहीं था इसमें कुछ भी। सेकेंड देखिए, पढ़ो अच्छे से, समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप एक दो बार फिर से रिवाइज करके देखो तो क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत, फिर से देख लो, क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग। कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। अगेन वही, एक पेन का दाम x रुपये मान लेते हैं और एक पेंसिल का दाम y रुपये। लेट 10th के हिसाब से लेट प्राइस ऑफ, पहले पेन है बेटा, पेंसिल है, प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज, एक पेंसिल का दाम। प्राइस ऑफ पेन, ये लड़कियां जाती है बाजार में, उनको कुछ समझ में नहीं आता कितने में क्या खरीद रही है, मलाई भी करती फिर भी महंगा खरीद के ले आती। अगर उनसे पूछ लो 10 रुपये 10 किलोग्राम का दाम 100 रुपये, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा, तो वो भी दुकानदार से ही पूछेगी सब कि कितना हुआ भैया बता दो, वो खुद नहीं दिमाग लगाएगी, इतना तो हमको पता है, एकदम दिमाग नहीं लगाती है सब। कहीं भी अगर मार्केट में चली जाए और मैथमेटिक्स की बात आ जाए तो उनके चेहरे पे 12 बज जाता है, लेकिन सभी के साथ नहीं है, कुछ है, कुछ तो है तेज, गुस्सा मत जाना है तुम लोग। 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी कि अगर बेटा यहाँ पे पेंसिल का प्राइस x रुपया है और पेन का प्राइस y रुपया है, तो इसमें कोई दिक्कत है, हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं भाई, सब कुछ क्वेश्चन के हिसाब से होगा, हम लोग तो बस यहाँ पे फर्जी में है। 5 पेंसिल, आप बताओ बेटा, एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम 5x होगा, समझ पा रहे हो। और 7 पेन, यानी एक पेन का दाम y रुपया है तो 7y, और इसको कुल कितने रुपए में, 50 रुपये में, आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 7 पेंसिल 5 पेन पलट दिया है, और ये पलटू चाचा वाला हम क्वेश्चन कराए थे, ये कितने रुपए में बेटा, 46 में। याद करो ये क्वेश्चन हमने कराया था एलिमिनेशन में, जाके देखो, अगर ऐसा हो तो एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कि एक बार ऐड कर लो और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करो। देखो जब ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, x यहाँ भी आएगा और 12x y यहाँ भी आएगा, तो 12 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 96 आएगा। यहाँ से बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 12 × 96 8 आ जाएगा। और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट चाहे क्वेश्चन 1 - 2 या 2 - 1। अगर हम 2 - 1 करें, ये पूरा डिटेल आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, जाके वीडियो देखोगे तब, मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला बिल्कुल भी। अगर 5 में से 7 जाएगा तो बेटा तो 2x, और 5 में से 7, यहाँ 7 में से 5 गया, यहाँ से 5 में 7 जाएगा तो माइनस, यानी कि x माइनस वाई, यहाँ भी 2 आएगा लेकिन माइनस, इज इक्वल टू बेटा ये देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4 ही होगा, यहाँ से x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ये एक इक्वेशन बन गया और यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x आ जाएगा, ऐड करके देख लो, y से y कैंसिल, 2x बराबर 8 और -2 6, x बराबर 3, यानी कि जो x की वैल्यू हम लोग माने थे वो कितना होगा 3। और अगर दोनों का जोड़ 8 है बेटा तो y 5 होगा, समझ पा रही है।
कोई दिक्कत? तो ये भी मैंने ये मेथड, शॉर्ट मेथड जो है ये आपको एलिमिनेशन में बता दिए कि जहां कहीं भी ये पलटू चाचा टाइप दिखे, यानी एक्स एंड वाई का जहां भी रिवर्स दिखे तो एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। जरूरत नहीं है किसी को इक्वल करने की, अगर वो करते हैं तो और इजी हो ही जाएगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम नहीं आता है, इसलिए इसमें ये बना लो तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट है आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत बेसिक है, इजी है ये। और बेटा इसमें आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि और धीरे चाहिए, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या ग्राफ से भी चाहिए तो फिर से वो भी बता सकते हो। हाफ द पेरीमीटर, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ के देख लो, बहुत ज़्यादा बार गलती करता है सब, अच्छा से बच्चा भी गलती करता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ विथ, यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है जिसके बारे में बोला गया है कि जो लेंथ है बेटा वो विथ से, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, यही बोला गया है। इज 36 मीटर। अब हाफ द पेरीमीटर, तो पहले ये बताओ, लेट पेरीमीटर आपको पता है ये गार्डन यानी कि रेक्टेंगुलर, लेट लेंथ, लेट द ब्रेथ ऑफ, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। ये तो भाई 10th के हिसाब से करना पड़ता है, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं है। ब्रेथ वाई मीटर, यानी कि एक पेरीमीटर है, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का आधा दिया, तो लेंथ हो गया एक्स मीटर, वाई हो गया ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहीं फिर से घिसी-पिटी तरीका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास और कोई। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो उसका लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से, जो उसका लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। एक्स और वाई में ये ज़्यादा है, यानी कि वाई में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जो लेंथ है वो ब्रेथ से बेटा 4 मीटर ज़्यादा है, ये एक्स बड़ा है वाई से, ये देखो ये एक्स बड़ा है किससे, वाई से, तो वाई में जोड़ेंगे कुछ बढ़ाएंगे तभी तो एक्स के बराबर होगा। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया आपको, कोई दिक्कत? सेकेंड शुरुआत में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर और ये 36 है, हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड, यानी कि एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। अगर इसका 2 गुना करें, देखो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड, एक्स 2 बार है वाई 2 बार है, इनको जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई होगा, और इसका आधा बोला गया शुरुआत में हाफ पेरीमीटर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये कितना दिया हुआ है पेरीमीटर 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई 36। एक और इक्वेशन मिल गया, समझ में आ रहा है? फाइंड द डायमेंशन, अब इसका डायमेंशन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट एलिमिनेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, पुट एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? वाई प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 32। 36 में से बेटा 4 जाएगा तो 32 ही बचेगा, 16, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब कि जो हमने ब्रेथ माना था वो 16 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ब्रेथ 16 है तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो लेंथ आ जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना बेटा, तो एक्स भी आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा 16 + 4 और वो होगा 20। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अगले वीडियो में मैं 3.3 से कोशिश करूंगा कि सारा डिस्कस किया जाए, जहां तक हो जाए 3.3, 3.4। लेकिन इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करो। एक चीज़ जो हमने रेशियो का कंसेप्ट बताया या फिर डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, ये हमेशा हम यूज करेंगे लैंग्वेज वाले में, तो उसको ज़रा अच्छे से आराम से ढंग से समझ लेना, ठीक? ये आपको कोई बताएगा नहीं, कंपटीशन वाले जो टीचर हैं वही बता पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपकी थिंकिंग स्किल थोड़ा सा इन्हेंस हो, ठीक है? आप बस वो तरीके मत सोचो कि बस एक्सटर्नल लेके चलना है ज़िंदगी भर, लेकिन हाँ 10th में जैसा आएगा वैसा तो करना ही होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।